ये ऐसे ही गेट बंद कर रहे थे तो इनको इधर से लगी तो इधर से बाहर होगी। मैंने जैसा इनको देखा तो इनकी माँ पे उसी वक्त डेथ हो गई। मेरे को खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी कहाँ से आया ये, धुआं ही धुआं हो गया। तो मैं वापस गई गेट के पास, फिर वहाँ पे ही देखा कि पापा अंदर गेट के अंदर इस साइड गिर गए हुए थे, उधर लग गई थी उनकी ऑन स्पॉट, वहीं पे डेथ हो गई थी। गवर्नमेंट की इस चीज़ में बहुत नेग्लिजेंसी है गवर्नमेंट की। एक दिन 2 दिन पहले मॉक ड्रिल कर देते, हाँ अगर उस दिन रात को ही अगर वो सायरन बजा देते तो हमको पता चल जाता कि यार हम अंदर चलते हैं। जो कहते हैं कि वॉर होनी चाहिए, उनको एक बार यहाँ, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ आकर देखें कि वॉर क्या होती है। मेरे पापा भी यही बोलते थे वॉर होनी चाहिए। वो एक एक्स सर्विस मैन थे, वो आर्मी रिटायर थे। अगर वो हमें एक थोड़ा सा ही इंडिकेशन दे सकते कि हम मॉक ड्रिल्स नहीं कर रहे, ये झूठ है, मॉक ड्रिल्स नहीं है, ये प्री प्लान्ड है ऑपरेशन सिंदूर। इस सिंदूर का क्या होगा, इसका कौन सा ऑपरेशन का नाम देंगे इसको? ये सिंदूर नहीं मिटा, और जो हमारे 4 भाई शहीद हुए हैं वो सिंदूर नहीं मिटा, उसका क्या नाम देंगे आप? 6 और 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत की सीमा से लगने वाले रिहायशी इलाकों में भारी गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ जम्मू कश्मीर का पुंछ शहर। पाकिस्तानी गोलीबारी में यहाँ के 13 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। पुंछ के लोगों का आरोप है कि वो मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच गोलीबारी शुरू हो गई। सरकार की तरफ से न तो कोई सूचना जारी हुई, न ही हमें कोई चेतावनी दी गई। पुंछ के पीड़ित परिवारों को इस बात का भी मलाल है कि प्रधानमंत्री ने 13 मई को देश को संबोधित किया, लेकिन पुंछ के मृतकों का जिक्र तक नहीं किया। युद्ध या फिर युद्ध जैसे हालात का असली मतलब क्या होता है, यह आपको सिर्फ 2 तरह के लोग बता सकते हैं। एक हमारे सेना के जवान जो बॉर्डर पर फ्रंट लाइन पर खड़े होते हैं, और दूसरे हमारे देश के वो आम नागरिक जो बॉर्डर के पास रहते हैं। इस वक्त मैं पुंछ में हूँ, और पुंछ में अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे इस तरफ आप देखेंगे तो ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है, ये पहाड़ी के बाद पाकिस्तान है। वहाँ पर हमारी आखिरी चौकी है और LOC है, फिर पाकिस्तान है। यानी कि यहाँ से एरियल डिस्टेंस 1 किलोमीटर से भी कम है। इसी तरह से ये पहाड़ी ऐसे फैलती जाती है। वहाँ पे हमारे जवान हैं और दूसरी तरफ हमारे ये सिविलियंस। और 7 मई की सुबह जब सेना ने घोषणा की कि भारत ने POK में घुसकर 9 लोकेशन पर टेररिस्ट कैंप और टेररिस्टों को तबाह कर दिया है, तब उसी सुबह इस पुंछ शहर में मातम और तबाही का माहौल था। 7 मई की सुबह पाकिस्तान की तरफ से एक शेल यहाँ आकर गिरा, ठीक इसी जगह पर, इस तरह से। और इसके जो जब धमाका हुआ तो इसकी चपेट में ये वाला घर, ये वाला घर और वो वाला घर, 3 घर आए। अगर मैं इस घर की बात करूं तो जब ये धमाका हुआ तो इसके जो छर्रे थे वह इस घर में भी गए, और अकरम 40 साल के अकरम इस दरवाजे पर खड़े थे और इस धमाके की वजह से उनकी मौत हो गई। अगर अकरम की कहानी बताऊं तो अकरम ने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी बड़ी बेटी आफरीन की सगाई की थी और जल्द ही आफरीन की शादी होने वाली थी। इस धमाके में अकरम की तो मौत हो गई, साथ ही आफरीन भी गंभीर रूप से घायल हो गई। यही गेट था, बस ये ऐसे बंद कर रहे थे। यहाँ पे लगा, ये यहाँ पे लगी छमर, इधर से अंदर गई और यहाँ पे लगा। बस इनको कुछ, बस मुझे भी ये लगता है कि ये ऐसे ही गेट बंद कर रहे थे तो इनको इधर से लगी तो इधर से बाहर होगी। वो बस एकदम में जैसे अंदर से आई तो मैंने देखा इधर पीछे ऐसे पड़े हुए थे, फिर मैंने हाथ में पकड़ा तो अंदर ले गई। मैंने जैसा इनको देखा तो इनकी माँ पे उसी वक्त डेथ हो गई थी। मेरे को खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी कहाँ से आया ये, धुआं ही धुआं हो गया। तो मेरे बहन भाई यहाँ पे थे और वॉशरूम जा रहे थे, मैं उनको अंदर किया, मम्मा ने मुझे बताया थे सब पापा थे, तो मैं वापस गई गेट के पास, फिर वहाँ पे ही देखा कि पापा अंदर गेट के अंदर इस साइड गिर गए हुए थे, उधर लग गई थी उनकी ऑन स्पॉट, वहीं पे डेथ हो गई थी। और आपको कैसे लगी चोट?
मुझे मैं बाद में पता चला मुझे लगी है। मुझे उस टाइम मुझे उसी के साथ लगी थी, मेरे को नहीं पता था कि मेरे को लगी हुई है। बाद में जब मैंने देखा तो खून ही खून निकल सर से भी बाजू से भी। बाद में मैंने देख के चाचू को बताया तो चाचू और मामा मुझे हॉस्पिटल लेके गए। कोई 20 दिन पहले इसकी सगाई हुई थी तो बोल रहे थे थोड़ी देर 2-3 महीने के बाद हम इसकी शादी करवा देंगे, इसका दाज वगैरह लेंगे, शादी करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे शादी। बस घर में यही बातें चलती रहती थी। उस दिन रात को भी हम इनके घर गए थे, जहाँ लड़की का रिश्ता लगवाया था वहीं पे गए थे। रात 9 बजे उधर से वापस आए थे घर। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि खुशी के माहौल में क्या हो जाएगा। मुझे इस पे बात करने में भी प्रॉब्लम आती है, नहीं कर पाते बात। एक वाइट शख्स था, ये कमाने वाले, दिन को जाते थे, दिहाड़ी लगा के लाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, घर का खर्चा इन्हीं से चलता था हमारा। और घर में बहुत खुशी से रहते थे। इस गोलीबारी में 50 से अधिक लोग घायल हुए। रेशम जान भी उनमें से एक है। उनके शरीर में 3 छर्रे धंस गए, जिनमें से 2 को निकाल लिया गया है, लेकिन एक अभी भी उनके शरीर के अंदर मौजूद है। बहुत दर्द हो रहा है। दर्द से ज़्यादा भी वो माहौल कट रहा है। आप खान सो पाती हैं, लेट पाती हैं आप लेट नहीं पाती? बहुत दर्द हो रहा है ना, कैसे लेटूंगी। इधर भी है ना, इधर पीछे बैक साइड पे भी इंजरी है। इधर है। अभी इनकी एक सर्जरी और होना बाकी है। ऊपर से 2 सप्लीमेंट इनके निकाल दिए, तो एक अभी इनके अंदर ही है, वो जो लीवर के साथ ही है, उसको भी वहाँ से रिमूव करना है। थोड़ा सा डॉक्टर ने बोला कि टाइम लगेगा थोड़ा सा। राइट चेस्ट में है, वो लीवर के बिल्कुल करीब है। अब उसको ढूंढेंगे। अगर डॉक्टर बोल रहा है अभी हम ऑपरेशन कर लें, लेकिन ये अंदर मिलता कम है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, इसको जितना ढूंढोगे इतना गहराई में जाता है ये। तो इसलिए उन्होंने कहा थोड़ा सा वेट करो, इस पर थोड़ा सा मांस जो है वो इसके इर्द गिर्द होगा, हम तब इसको रिमूव करेंगे। ये शेल के पड़े हुए हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो अंदर। इधर मेरी मिसेस खड़ी थी, यहाँ पर कपड़े डाल रही थी बच्चों के, तो वो भी डैमेज, जो उसको भी इंजरी आ गई है। 2 सप्लेंडर निकाले हैं, एक अभी भी अंदर है, वो ज़ख्मी है। बच्चा एक मेरा छोटा सा वो ज़ख्मी हो गया। ये सुबह 6 बजे के टाइम था। बाकी यहाँ इतना गोला इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ सिटी के अंदर गिरा है कि कोई हिसाब किताब नहीं। यहाँ ना कोई बंकर का सिस्टम है। सरकार को हम गरीबों लोगों की तरफ देखना चाहिए था। हमारे ये छोटे छोटे बच्चे, आप देख सकते हैं कैमरा घुमा के, कि ये छोटे छोटे बच्चे, इनको यहाँ से पहले निकालना था बाहर, उसके बाद जंग करते, हमें पहली सफ में खड़ा रखते। जंग से थोड़ा डरते हैं हम लोग, के पाकिस्तान से हम नहीं लड़ सकते, इससे पहले भी लड़ते रहे। 71 में जंग हुई, 65 में जंग हुई। हमारे बुजुर्गों ने जो पहले थे, उन्होंने ये यहाँ से जंग, यहाँ डिफेंस किया अपना भारत का। ये बच्चे और औरतें यहाँ से बाहर निकालते, उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन की एक थोड़ी सी ये चूक है। बाकी जब जंग फर्ज हो जाए तो जंग करना पड़ता है। इस दौरान पुंछ में 100 से अधिक मकान और दुकान भी क्षतिग्रस्त हुए। ये क्राइस्ट स्कूल वाला इलाका है और इस घर की आप हालत देखिए। इस घर पे 2 सेल पड़े हुए लगते हैं। ये वाला देखिए, एक सेल यहाँ पर पड़ा हुआ है इस डायरेक्शन से आकर, और एक टॉप पर पड़ा है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि जब ये सेल पड़ा तो किचन में सिलेंडर था, वो फट गया, जिसकी वजह से ये काला काला धुआं आपको देखने को मिल रहा है। इस तरफ भी नुकसान हुआ है और इस पूरी बिल्डिंग का आप देखिए, ये सब यहाँ पर इसकी जो रेलिंग थी वो यहाँ पर बिखर के इस ग्राउंड में पड़ी हुई है। मेरे इस तरफ ये क्राइस्ट स्कूल है, आप जो इस तरफ देख रहे हैं। और हमने जो 2 जुड़वा भाई बहनों की स्टोरी आपने पढ़ा होगा न्यूज़ लॉन्ड्री पर, जिनकी एक साथ में मौत हो गई थी इस सेलिंग में, वो इस वाले किराए के मकान में रहते थे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस घर के जस्ट बगल वाला ये जो मकान है, ये है। इस मकान में वो लोग किराए पर रहते थे और उस दिन वो यहाँ से निकल कर जा रहे थे, जिस दौरान
सेल पड़ी और उसमें उनकी पूरी फैमिली जख्मी हो गई। उनके पिता अभी भी एडमिट हैं और उनको नहीं मालूम है कि उनके दोनों बच्चों की डेथ हो गई है। आप ये पूरी स्टोरी हमारी न्यूज़ लॉन्ड्री पर पढ़ सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मौजूद है। और इस तरह से इस मोहल्ले में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि घरों के जो विंडो है उसके शीशे बिखरे हुए हैं पूरी गली में। और इस घर के जो लोग हैं वो लोग अब घर छोड़कर जा चुके हैं। इस घर में ताला लगा हुआ है। इस मोहल्ले में सिर्फ इस घर पे ताला नहीं लगा है, ये वाला जो घर आप देख रहे हैं इस घर में भी ताला लग चुका है और लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं। देखिए इस घर में भी ताला लगा है और इस घर के साथ साथ ये वाला जो घर है इसमें भी ताला लगा है और इस घर में भी ताला लगा दिया गया है। आप देखेंगे तो इसी के साथ हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो इस घर में भी ताला लगा हुआ है अभी और लगभग 1 हफ्ते बीत चुके हैं इस सेलिंग को, लेकिन अभी भी ये लोग वापस यहाँ पर नहीं आए हैं। तो यहाँ रह नहीं रहा कोई, लोग अभी भी डर रहे हैं क्योंकि हमारी भारतीय सेना ने तो बड़ी हमारी हेल्प की, उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन क्रिमिनल फोर्स पाकिस्तान की उन्होंने सीधा सिविलियंस पे अटैक किया। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और अभी भी लोगों के अंदर इस बात का भय है कि फिर से सेलिंग हो सकती है। हाँ डर है, तब भी लोगों ने सामान बांध के रखा हुआ है, अगर दोबारा से कुछ होता है ऐसे तो भागना पड़ेगा। तो यही है, ज़्यादातर जो अंदर रहे वो बच गए थे, लोग डर से भागे तो इस वजह से ज़्यादा। हमारे जो बड़े फादर साहब या अंकल जितने भी हैं वो सब बोल रहे हैं 65 की वार भी देखी, 71 की भी देखी, लेकिन जो इस बार हुआ ना ख़ास तौर पे इस सिटी पूंछ में या इस एरिया में ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम हुआ है और सीधा ही एक जगह नहीं पूरी जगह घेर लिया और लोग भाग रहे थे। जैसे हम वो दूसरी मुल्क की वो देखते हैं ना जंग वगैरह, तो लोग भाग रहे होते हैं अपना सामान, कोई घर खुला छोड़ के कुछ नहीं देख रहा था। तो वो हमने अपनी आंखों से पहली बार देखा और डर ऐसा है कि अब कोई भी बादल भी गरजता है तो लगता है कहीं बम शेलिंग तो नहीं हो रही। ये सारा टूट गया। हाँ ये दरवाजा था यहाँ पे? हाँ सर ये भी टूट गए। वो ऊपर वाला शीशा था साइड से दिखेगा आपको, वो भी टूट गया है। वो देखो ना उधर भी मतलब शैल गिरे हैं। ये वॉशिंग मशीन थी हमारी, ये टूट गई है। ये था दरवाज़ा, ये टूट गया है। और ये कांच सारे? हाँ ये कांच है, ये मतलब छोटे थे, किसी को लग ही जाती कांच से। आपके अपने बच्चे थे? हाँ हाँ छोटे कितने थे। बच्चे हैं आपके? 2 हैं। चलो छोटे थे मेरे साथ, वो किसी तरह बच गए। रब का तो बस यही शुक्र है कि वो बच गए, मैंने क्योंकि बहुत। आपने कभी पहले ऐसा देखा था लाइफ में? नहीं सर ऐसा मैंने कभी पहले नहीं देखा, ये फर्स्ट बार। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। बस रात को 11 बजे के बाद ऐसे फायरिंग की आवाज़ें, गोलों की आवाज़ें आने लगी, तब तो पूरी रात हम सोए ही नहीं। ऐसे लग रहा था जैसे कि ये बस आस पास में ही कुछ हो रहा है ऐसा। तो फिर थोड़ी सी जब आस्ता आस्ता करते करते जैसे ही 3-4 बजे तो ऐसे आवाज़ें और ज़्यादा आने लगी। हमें ऐसे लग रहा था बस जैसे कि बिल्कुल पास। फिर मैं इस शीशे से देखती रही, मुझे ऐसे लगा जैसे उस पारली साइड में धुआं सा मुझे दिखा। तब मैं डर गई, मुझे लगा ऐसे कि कहीं पास में। फिर भी मैंने सोचा कि शायद कहीं खाली जगह होगी वहाँ पड़ रहा होगा, लेकिन इतना मुझे नहीं पता था कि बिल्कुल सिटी के बीच में ही ऐसा हो जाएगा। फिर मैं यहाँ से शीशे में देखा रात को, मतलब 2 बजे 3 बजे 4 बजे कभी उस साइड से मतलब आवाज़ आती थी, इस साइड से पेड़ थे पूरे, वो जल गए सारे। ये पीछे वाली साइड आप जाएंगे ना सर, वहाँ पे पेड़ है, वहाँ पे वो पेड़ वगैरह, ये जो ये ऊपर पेड़ है एक, यहाँ पे भी मुझे लगता है गोला पड़ा हुआ है। क्योंकि अभी हमने स्कूटी ली थी, ये भी बड़ी मुश्किल से ली थी ये हमने। जी हाँ गाड़ी थी वो भी नई ली थी, घर भी नया ही बनाया था यहाँ पुंछ में हमने। हमारा घर ऐसे पीछे मेंढर में है, वहाँ पे था। इधर छोटे यहाँ पे पढ़ते हैं स्कूल में, तो इधर ही बनाया था घर। आपके बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते जी हाँ इधर पास वाले क्राई स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी वजह से बनवाया था। तो वही हम जी स्कूल बहुत आप कह रही हैं स्कूटी बहुत मुश्किल से ली थी, क्या क्या मुश्किल आई थी कैसे? हाँ सर वही मतलब अभी ली थी मैंने, अभी उसकी किस्त ही कट रही थी, अभी किस्त भी पूरी नहीं हुई थी, तो वही ऐसे ली थी मैंने इन्वेस्टमेंट में। मैंने कहा चलो डिप्टी पे जाने में मुश्किल हो जाती थी इसलिए। आपके हस्बैंड आर्मी में? हाँ जी। कहाँ पोस्टेड है? वो आसाम में। इधर से जो था वो शटर भी खराब हो गया था, उधर से वो गाड़ी थी हमारी छोटी गाड़ी, वो भी तबाह हो गई थी। और एक में अपनी दुकान है वो ऐसे ही खाल रखी हुई है,
एक मेडिकल की शॉप लड़के की थी, वो भी तबाह हो गई थे। वो भी खोली उसने, खुली नहीं, उसे बांधी है अभी। ये किस चीज़ की दुकान थी आपकी? इसमें कोई चप्पल वगैरह थी, सामान वगैरह, चप्पलें वगैरह, बूट शूट ये कुछ रखे हुए थे। ये खुल नहीं रहा है अब सर? ये नहीं खुल रहा जी। ये धमाकों की वजह से जो असर हुआ है वो देखिए, ये पूरा खुल नहीं शटर रही। ये बैठ गया है, टेढ़ा हो गया, और जो छर्रे हैं धमाकों के वो इस शटर में देखिए किस तरह से ये अंदर का छेद जो करके सामान अंदर है, तक गए हैं। ये तबाह सारे हो गया हुआ। छेद धमाके की वजह से हुए हैं। और अभी स्थिति ये है कि ये शटर पूरी तरह से बैठ गया है, दोनों ताले जो हैं बंद हैं। अब इसको खोला नहीं जा सकता, इसको पूरा काटना पड़ेगा तब जाके ये खुलेगा। हाँ। और यहाँ पर एक स्कूटी पड़ी हुई है, एक स्कूटी इस साइड भी पड़ी हुई है, और ये सामने कार है, ये यहाँ कार है। एक ये कहाँ गिरा था सेल अंकल? वो उधर गिरा था, यहाँ ये गिरा नीचे, था? हाँ यहाँ गिरा वो था नीचे गिरा था उधर से। और इस इलाके में गिरा था, और इसका असर इतना व्यापक था आप देख सकते हैं। और हैरानी की बात ये भी है कि अभी तक जो जैसे है वैसे ही पड़ा हुआ है, वो स्कूटी वहीं पर पड़ी हुई है रोड के किनारे, ये ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक उसी सुबह एक पाकिस्तानी सेल यहाँ भी आकर गिरा। ये जो आप छत देख रहे हैं इस जगह पर गिरा, और ये पूरी छत टूट गई। ये छत करीब 6 इंच से ज़्यादा मोटी है और कंक्रीट की है, ये पूरी तरह से टूट गई। और सरिया भी इसका देखिए किस तरह से टेढ़ा हो गया है, बैठ गया है। इधर दीवार भी टूट चुकी है। जैसा कि हर धमाके में होता है, ठीक वैसा ही इस धमाके में भी हुआ कि इसके जो छर्रे थे वो आसपास के इलाकों में फैल गए। चाहे ये सामने की ये दीवार देखें, इस पर भी जो निशान देख रहे हैं ये उस धमाके की वजह से, या फिर इस तरफ हम देखें, इस दीवार पर ये जो आप निशान देख रहे हैं ये भी उसी धमाके की वजह से है। और जब ये सेल यहाँ पर गिरा तो ये जो घर है सामने का, यह अमरजीत सिंह का घर है, जो कि आर्मी से रिटायर्ड थे। और वह अपनी बालकनी में खड़े थे, अपने परिवार वालों को बोल रहे थे कि सब लोग सुरक्षित हो जाओ, सेलिंग हो रही है, रिस्क है। और उन्होंने ना सिर्फ अपने परिवार को बोला बल्कि इस सोसाइटी में आसपास सबको सतर्क किया। वो क्योंकि आर्मी से रिटायर्ड थे इसलिए उनको पता था कि इस तरह के हमलों में बचा कैसे जाता है। लेकिन वह बोल ही रहे थे, सबको अंदर कर ही रहे थे यहाँ बालकनी में खड़े होकर। ठीक उसी वक्त ये धमाका हुआ और इसका जो छर्रे थे इसके उनके बॉडी में घुस गए, जिसकी वजह से उन्होंने अपने परिवार को तो बचा लिया लेकिन वह नहीं बच पाए और उनकी मौत हो गई। 7:45 के साथ कोई यहाँ एक बम पड़ा। मेरे पापा सारों को अंदर कर रहे थे कि आप अंदर चल जाओ सारे, काफ़ी फायरिंग हो रही है, हैवी फायरिंग, तो सारे रूम में रहो। मैं अंदर था, रूम में चला गया तो जैसे फिर मेरे पापा यहाँ आके खड़े हुए इसी जगह पर जी, इसी जगह पर। और सामने मेरे जो पापा का फ्रेंड था उनको ऐसे हैंडशेक करता है, ऐसे कर था, उन्होंने भी ऐसे किया। तो इतनी देर में काफ़ी ज़ोर का ब्लास्ट हुआ तो उनको लगी धुआं। 5 मिनट तक कुछ दिखाई नहीं दिया, इतना धुआं हो गया था, 5 मिनट तक कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर बाद में पता चला तो हम सारे हॉस्पिटल गए। पापा मेरे के 2 ऑपरेशन हुए थे, डॉक्टर्स ने भी बहुत मेहनत की पर वो की डेथ हो गई। लेकिन ये वॉर नहीं होनी चाहिए, इससे काफ़ी जो है सिविल्स के घर अटैक होता है, उनका घर तबाह हो जाता है, सिविल्स कोई इंजर्ड हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये वॉर नहीं होनी चाहिए। और जो कहते हैं कि वॉर होनी चाहिए उनको एक बार यहाँ, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ आकर देखें कि वॉर क्या होती है, फिर वो बोलें कि वॉर होनी चाहिए या नहीं। आप चाहते हैं कि वॉर नहीं हो? जी, मेरे पापा भी यही बोलते थे वॉर नहीं होनी चाहिए। वो एक एक्स सर्विस मैन थे, वो आर्मी रिटायर थे, और उनको पता था, वो सारों को कह रहे थे कि बैठो बैठो। इतनी देर में वो भी बैठने लगे थे। अगर वो बैठते ना तो उनको यहाँ की लगती, लेकिन वो बैठ गए तो उनको डीप चला गया यहाँ पर हार्ट में, तो ब्लीडिंग हो रही थी काफ़ी, तो उनकी डेथ हो गई। यहाँ हार्ट पे लगा? जी, एक लंग्स में काफ़ी डीप चला गया था, एक हार्ट के पास लगा था। बताया जाना चाहिए था पहले। हाँ, गवर्नमेंट की इस चीज़ में बहुत नेग्लिजेंसी है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट ने हमको नहीं किया। क्योंकि कुछ स्टेटों में पहले ही मॉक ड्रिल हो गए थे। हाँ, अगर 1 दिन 2 दिन पहले मॉक ड्रिल कर देते, हाँ, अगर उस दिन रात को ही अगर वो सायरन बजा देते तो हमको पता चल जाता कि यार हम अंदर चलते हैं, तो शायद वो चीज़ कम होनी थी, होनी ही नहीं थी। क्योंकि हमको सामन को जो ये अटैक हुआ उस दिन हमको नहीं पता चला, तो
16 कैजुअल्टी आई। अगर उसके अगले दिन इससे भी ज़्यादा हैवी शेलिंग हुई, पर उस दिन एक कैजुअल्टी भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने रात को हमको पहले इन्फॉर्म कर दिया था। अगर इन्फॉर्म कर देते हमको गवर्नमेंट हमको पूरा बता देती कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है, तो हम वो पूरा तैयार रहते। कुछ इसी तरह के सवाल अमरीक सिंह के परिजन भी उठाते हैं, जिनकी मौत भी इसी गोलीबारी में हुई थी। पुंछ की बात की जाए तो पुंछ में सिर्फ फ़िलहाल तो उस टाइम पे 3 एम्बुलेंस थी। जब मेरे फादर की डेड बॉडी यहाँ पे हमारे जो मोहल्ले में 2 डेथ हुई हैं यहाँ पे, वहाँ पे उन 2 डेड बॉडीज़ को यहाँ से शमशान घाट पहुँचाने के लिए एक छोटी सी एम्बुलेंस आई कि एक डेड बॉडी को ऊपर रखा गया और एक डेड बॉडी को नीचे रखा गया। इस हिसाब की आप बोल सकते हो यहाँ पे जो है वहाँ का सिस्टम है कि यहाँ पे एक एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड की गई कि एटलीस्ट आप उनको वहाँ पे शमशान घाट तक लेके जा सकें। और अगर बात की जाए पुलिस की, तो वो पुलिस तो हमें यहाँ पे 3-4 दिन तक नहीं दिखी। आज जब सारा कुछ क्लियर हो चुका है, आज जब मार्केट ओपन हुई है थोड़ी सी, जब लोगों के मन से थोड़ा सा डर कम हुआ है, तो आज आपको यहाँ पे 2-3 पुलिस वाले दिखेंगे चौक में भी आगे जाके। और यहाँ पे अभी तक तो फ़िलहाल यहाँ के अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात की ना, यहाँ पे वो भी नहीं थी। यहाँ पे गिने चुने कोई 3-4 लोग थे एडमिनिस्ट्रेशन के, और वो भी 3 दिन के बाद हमारे घर जाके उन्होंने हमसे पूछा है कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या सिचुएशन थी। उससे पहले वो भी नहीं यहाँ पे थे। अगर वो अलर्ट कर देते हमें, अगर वो हमें एक थोड़ा सा ही इंडिकेशन दे सकते कि हम मॉक ड्रिल्स नहीं कर रहे, ये झूठ है, मॉक ड्रिल्स नहीं है, ये प्री प्लान्ड है, ऑपरेशन सिंदूर, ये प्री प्लान्ड है। तो ये कोई यहाँ पे कोई मॉक ड्रिल्स नहीं होने लगी, ये सब कुछ झूठ है, हम आपको झूठ बोल रहे हैं। तो ये कुछ ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट होगा। तो आप सभी अपनी जो है एक सेफियर जो प्लेस है आपकी, आप अपने जो आपके बेसमेंट एरियाज़ हैं वहाँ पे चले जाओ। गवर्नमेंट ने जो करना था उन्होंने कर दिया, और तो वो क्या ही करेंगे अब, और जो उनका फ़र्ज़ है वो तो उन्होंने निभाना ही है, क्योंकि घर तो ख़त्म कर दिया ना हमारा। क्या सभी मीडिया वाले आ रहे हैं, सभी बड़े बड़े मिनिस्टर आ रहे हैं, कोई एमएलए आ रहा है, कोई चीफ मिनिस्टर आ रहा है। मैं बोलता हूँ मोदी भी अब शायद आ जाए, आए या ना आए, उससे हमें क्या लेना देना है। जंग होती है, जो जिनका घर में नुकसान होता है उनको पता लगता है जंग क्या चीज़ है। बाकी लोग तो तमाशा देख रहे हैं, मोदी क्या कर रहा है, वो नवाज शरीफ क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, आर्मी क्या कर रही है, फलाना ये हो गया, ये हो गया। इस सिंदूर का क्या होगा, इसका कौन सा ऑपरेशन का नाम देंगे इसको। ये सिंदूर नहीं मिटा, और जो हमारे 4 भाई शहीद हुए हैं वो सिंदूर नहीं मिटा, उसका क्या नाम देंगे आप। पाकिस्तान ने सिर्फ पुंछ के रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी नहीं की, बल्कि जम्मू और राजौरी को भी निशाना बनाया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हुए। पहला कौन सा गिरा था आपको पता? पहला वो गिरा पार वाला, फिर ऐसे आप फिर ऐसे एक वो गिरा, फिर इससे गिरा, मतलब 2-2 सेकंड के बाद गिरना शुरू हो गए। ये वाला फिर ये गिरा, फिर ऊपर गिरा, ये गिरा इधर, वो गिरने के बाद फिर ऊपर गिरा इधर पहाड़ी के ऊपर, तो फिर ये गिरा। इसके बाद फिर हमने सोचा कि उठ के गाय को अंदर के, मतलब कुछ गाय अंदर थी, 1-2 बार थी, फिर लेकिन थोड़ा टाइम ही नहीं मिला। कम से कम 40 बम गिर गए हमारे घर के आगे पीछे। 40 बम? हाँ, 40 से ज़्यादा ही गिरे आगे पीछे। इधर जो दाएं बाएं मतलब 100 मीटर में 40 बम गिरे हैं पूरे घर के आसपास। तो ये जो गड्ढा है ये भी बम? ये हाँ, ये बम गिरा, ये बम गिरा। इसकी शैलिंग ये देखो ना, ये पूरा पैराफिटर पूरा टूटा हुआ है। ये पेड़, ये गरगल का पेड़ है, ये जलदारू का पेड़ है, सब देखो टूट गए। तो गाय इधर मारी है एक। ये जो दीवार पे निशान है ये भी उसी के? हाँ, ये उसी के हैं। देखो ना, आप मैं आपको अंदर बताता हूँ। यहाँ तोड़ के ना, इसको तोड़ के अंदर गए हैं शैलंग। ये देखो, ये लोहे का है वो एंगल को तोड़ के, ये देखो इस पूरे एंगल को कैसे तोड़ के, पूरे मकान को तोड़ के अंदर मैं बताता हूँ अंदर कैसे गए हैं गोली। ये देखो, यहाँ से ना गोली शैलंग यहाँ से द्वार तोड़ के अंदर गई है। इधर देख लो, ये देखो यहाँ से बाहर चला के यहाँ से ये देखो अंदर आई है शैलिंग, यहाँ से ये द्वार को तोड़ के, फिर यहाँ से तोड़ के इधर एंगल तोड़ के एक शैलिंग यहाँ लगी है, एक ये देखो ये अंदर ये 2 गाय अंदर थी, उनको अंदर लगी है। ये देखो, ये भी उधर से आर पार हो गया दीवार। इतना बड़ा बम डाला कि दीवारें तोड़ के अंदर आ गए पूरे।
ये देखो, ये इसको लगी हुई है। हाँ, छर्रे लगे हैं? ये शरे लगे हुए हैं अंदर, सभी को लगी हुई है। ये देखो ना इसकी क्या हालत है, ये पूरी छिली हुई है। ये इसको लगी, ये बैठी हुई है, बस उठ के यहाँ आके बैठ जाती, कोई खा पी नहीं रही। ये भी इसको भी चोट लगी हुई है। ये 6 गाय को लगी है, एक मर गई। एक गाय की आपकी? हाँ, एक मर गई थी, उसी टाइम मर गई है उस पार्टी। हालात तो देख रहे हो आप कैसे हैं, हमारे बॉर्डर पे रह रहे हैं, बहुत मुश्किल है, गोलाबारी हो रही है, मुश्किल से ही है, बच्चे भी हैं, क्या पता कब शेलिंग होना शुरू हो जाए। किस तरह की चिंताएं होती हैं बॉर्डर पर? चिंताएं तो होती हैं भाई, बॉर्डर पे रहने वालों को बहुत चिंता होती है। जब करीब पड़ा होगा तो बहुत तेज हाँ, आवाज़ इधर ही नीचे पड़ा था। हाँ, बहुत ज़्यादा आवाज़ आई थी, बंकर की भी दीवारें हिल गई थी। हाँ, बंकर की दीवारें? हाँ हिल गई थी, पास ही में तो पड़ा था। अभी भी वो गूंज रही है दिमाग में आवाज़ उसकी, धमाके की। जम्मू और कश्मीर सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। हालांकि संपत्ति को हुए नुकसान को लेकर अभी तक कोई मुआवजा घोषित नहीं किया गया है। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से जब हमने पूछा कि गोलीबारी से पहले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर क्यों नहीं पहुंचाया गया, तो उन्होंने कहा, हमें भी कोई चेतावनी नहीं मिली थी कि गोलीबारी होगी। हमें पहली चेतावनी तब मिली जब शहर में गोले गिरने लगे। जैसे ही यह हुआ, हमने लोगों को हटाने की कोशिश की। यहाँ पर पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से हुई सीलिंग में अब तक कम से कम 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं और 100 से ज़्यादा मकान और दुकान क्षतिग्रस्त हैं। इन सारे लोगों से हमने जब बातचीत की, इसके विक्टिम से बात की, स्थानीय लोगों से बात की, तो उन सब का यही कहना है कि सरकार को कम से कम पुंछ के रहने वाले लोगों को बता देना चाहिए था कि पाकिस्तान की तरफ से संभावित हमला हो सकता है। उन्हें एक चेतावनी या अलर्ट कर दिया गया होता तो वह खुद को बचा लेते और इतनी कैजुअलिटी नहीं होती। इसके साथ ही वह पुंछ शहर में मेडिकल सुविधाओं के अभाव पर भी बात करते हैं और प्रशासन के नाकामी पर भी अपनी बात रखते हैं। इसके अलावा वह भारतीय मीडिया कवरेज से भी नाराज हैं, खासकर कारी मोहम्मद इकबाल को जिस तरह भारतीय मीडिया ने आतंकवादी बनाकर पेश किया, उसके बाद से मीडिया को लेकर यहाँ के लोगों का भरोसा भी कम हुआ है। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, पुंछ, जम्मू कश्मीर। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।